गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अमन कुमार झा। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज से, जिसमें हमने कुछ एनसीईआरटीज़ को कवर किया है और कैसे एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है उनका सिलेबस में इस्तेमाल करने पे हमने डिस्कस किया था। और आज मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ सिविल सर्विस 2020 एग्ज़ाम 2020 के एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद। मैं आज यहाँ दो मकसद से आया हूँ। पहला मकसद ये है कि मेरी सफलता में जो द स्टडी का और मणिकांत सर का योगदान है उसको हाईलाइट करना, और दूसरी मेरी सफलता में इतिहास का जो योगदान है उनको उसको हाईलाइट करना। और इतिहास को पढ़ने के एक वैकल्पिक विषय, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ने में जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करना और उसकी कुछ खासियतें हैं उनके बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा मणिकांत सर को, क्योंकि एज अ मेंटर उन्होंने जो इतने समय से गाइड किया, क्योंकि ये काफ़ी मेरे लिए लंबी जर्नी रही है जिसमें ज़्यादातर असफलताएं हाथ लगी। सफलता तो अभी अंत में आके लगी है, लेकिन उस पूरी जर्नी में जो मेंटरशिप है, जो मोटिवेशन उन्होंने प्रोवाइड किया है, उनकी जो पढ़ने की जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, नए बुक्स पढ़ना, नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करना और उसको कैसे अपने क्लास नोट्स में उतारना, अपने आंसर्स में उतारना, ये सब चीज़ें काफ़ी मोटिवेटिंग रही हैं। उनसे सीखने को मिला है, उनसे जो है बुक रीडिंग का जो वैल्यू है ये समझ में आया है कि ये सिर्फ एक एकेडमिक परस्यूट नहीं है, इट्स अ वेरी यूटिलिटेरियन, वेरी यूजफुल परस्यूट, ये समझ में आया। जो हिस्ट्री को लेके जो मिसकंसेप्शंस थे माइंड में कि हिस्ट्री ऐसा होता है वैसा होता है, शुरू शुरू में मेरे भी थे, उनको उन्होंने काफ़ी हद तक डीमिस्टिफाई किया, और बाकी जो चीज़ें थी खुद समझने में भी काफ़ी योगदान रहा उनका। और सर की ये खासियत रही है कि जो इंटरकनेक्टेडनेस का आइडिया है कि कैसे आप वैकल्पिक विषय के हिस्ट्री के अलग अलग एरियाज को एक दूसरे से जोड़ेंगे और उसे कैसे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ेंगे, इस चीज़ को भी उन्होंने हाईलाइट किया कई बार। और मैं समझता हूँ कि ये इस जर्नी में इतने समय तक बने रहने और उसको सफलतापूर्वक पूरा करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, इररिप्लेसेबल योगदान है। तो इसके लिए मैं मणिकांत सर को, द स्टडी को और द स्टडी की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आई होप कि आगे जो स्टूडेंट उनके साथ जुड़ते हैं वो सर से इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, वैकल्पिक विषय में उनसे जुड़ें और उसको कैसे उसका लाभ उठाना है वो सही से समझें। चाहे कुछ भी हो, आप समझें कि कैसे उसको हिस्ट्री का प्रयोग कैसे करना है आपके सिलेबस में, हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ओके। कैसे एक रैशनल, ब्रॉड, ऑब्जेक्टिव माइंडसेट से सिर्फ एकेडमिक मैटर्स को ही नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम को ही नहीं, लाइफ को भी कैसे परस्यू करना है। दैट इज़ बीइंग ओपन टू आइडियाज़, एक क्रिटिकल माइंडसेट के साथ। हम पढ़ तो सुन तो लेते हैं कि क्रिटिकल एग्जामिन, बट उसका मतलब क्या है, अक्सर वो उसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग। इन सब चीज़ों में ऐसे एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो काफ़ी हद तक इंटरव्यू के सिनारियों में भी काम आती है, उस चीज़ में मणिकांत सर का काफ़ी योगदान रहा है। जो सर के क्लास नोट्स होते हैं, जो उनका पढ़ाने का तरीका होता है, वो बताता है कि कैसे आप लार्जर पिक्चर देखिए, कैसे आप इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को उनको बढ़िया से मैश कीजिए, कैसे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए आइडिया को सब्सटेंशिएट करने में, साबित करने में। मतलब ये नहीं कि जो फैक्ट है वो आपके आंसर को डोमिनेट करने लगे, आपकी थिंकिंग को डोमिनेट करने लगे और आइडिया आप मिस कर जाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिसिंग वुड्स फॉर द ट्रीज। तो ऐसी कई चीज़ों को क्लेरिफाई करने में, मेरे आंसर की गुणवत्ता को सुधारने में लगातार पॉजिटिव फीडबैक देने के थ्रू सर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इसके लिए मैं तहे दिल से सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसके बाद मैं दूसरी चीज़ पे आऊँगा, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का रोल है एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, एज वेल एज जो बाकी के जीएस सिलेबस हैं, जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, एसेज हैं, एथिक्स है, इस सब में उसके ऊपर आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दैट। देखिए, वाई हिस्ट्री, हिस्ट्री क्यों, फायदे क्या है। हालांकि इस पे आने के पहले मैं हिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ मिसकंसेप्शंस हैं
उस पे बात करना चाहूँगा। ओके, ब्रीफली बात करते हैं। पहला मिसकंसेप्शन ये है जो स्टूडेंट्स को पहले ही रोक देता है, मतलब स्टूडेंट सिलेबस भी नहीं देखता, एक क्लास भी अटेंड नहीं करता है, सिंपली ये सुन लेता है कि अरे हिस्ट्री तो बहुत वास्ट सिलेबस है, उसका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्योंकि सही बात है, एक लेवल पे देखा जाए तो भाई विश्व इतिहास में इतना कुछ हुआ है, प्राचीन भारत में इतना कुछ हुआ है, मध्यकालीन भारत में इतना कुछ हुआ है, इतने बड़े इतने राज्य, विरासतें, विचारधाराएं, समाज, धर्म इत्यादि हुए, मॉडर्न हिस्ट्री में इतना कुछ हुआ है, कैसे इतना ये सब इंसान पढ़ेगा, राइट। लेकिन इसके दो मैक आंसर हैं। पहला, हिस्ट्री का सिलेबस वास्ट तो है लेकिन स्पेसिफिक है, मतलब आपको प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में, विश्व इतिहास में क्या पढ़ना है, ये साफ तौर पे दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है। तो जो सिलेबस बड़ा है लेकिन स्पेसिफिक है। कई सब्जेक्ट में क्या होता है कि वो सिलेबस तो एक पन्ने में खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें कई ओपन एंड होते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट को कितना डीप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी सब्जेक्ट पे कितना उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है कई कई एंगल से, वो उस एक पन्ने के सिलेबस से क्लियर नहीं होता है। हिस्ट्री में क्या है, हाँ थोड़ा सिलेबस पन्नों पे लगता है कि हाँ अरे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक होता है। तो वास्टनेस को जो है स्पेसिफिक काउंटर कर लेता है बड़े आराम से। दूसरा इसका पॉइंट है जो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, आपकी रुचि। आपकी रुचि क्या है? अगर आपको इतिहास सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, आपको वो किसी भी चीज के मूल के बारे में, कंटेक्स्ट के बारे में जानना पसंद है। देखिए क्या होता है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते हैं या इकोनॉमी के बारे में, हमेशा बात शुरू होती है कंटेक्स्ट से। कंटेक्स्ट क्या है कि भाई फला राज्य, दो राज्यों के बीच में सीमा विवाद चल रहा है, कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। फेडरलिज्म में प्रॉब्लम आ रही है, कंटेक्स्ट क्या है। चीन के साथ सीमा विवाद हो रहा है, कंटेक्स्ट क्या है। तो कंटेक्स्ट दरअसल हिस्ट्री है। तो अगर आपको ये कंटेक्स्ट जानना पसंद है, आपको इंटरेस्ट है, आपको, भाई देखिए हर नागरिक के लिए ज़रूरी होता है कि वो आधुनिक समय में होने वाली चीज़ों को और समस्याओं को, समाधान को जानने के साथ उसके संस्कृति को, कला को भी समझे, देश के उसकी जो सिविलाइजेशनल लेगेसी है, हेरिटेज है, उसको भी समझे। तो एक तरीके से ये एक हॉबी के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। तो इन कारणों से मैं समझता हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, चाहे वो आपके स्कूल के दिनों से रहा हो या किसी और कारण से, उसको आप अगर इंटरेस्ट है तो आप कोई जो वास्टनेस है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। और दूसरा है, तीसरा पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन, यानी जो फैक्ट हैं, जो फिगर्स हैं, जो सूचना है और आइडिया, इन दोनों के बीच को कैसे रेकंसाइल करना है। देखिए फैक्ट और फिगर इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आइडियाज उतने नहीं है। तो आप जब इन दोनों को ठीक से मैश करना समझ जाएंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है आइडियाज के लिए एंड नॉट द अदर वे अराउंड, तो आपको जो सब्जेक्ट और आसान लगेगा। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक आइडिया है राष्ट्रवाद का उदय। अब वो शुरू होता है अमेरिकी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, आगे बढ़ता है आपकी पेरिस कांग्रेस ऑफ वियना, नेपोलियनिक वॉर्स, कांग्रेस ऑफ वियना, बाल्कन इशू, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, बाल्कन इशू, वर्ल्ड वॉर वन, राइज ऑफ फासिज्म, वर्ल्ड वॉर टू इत्यादि। इस पूरी जर्नी से गुजरता है। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, घटनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं, कुछ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ढेर सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन सेंट्रल आइडिया एक ही है कि उस वक्त राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। राष्ट्रवाद ने कौन सा किस संदर्भ में कौन सा रास्ता अपनाया, कभी कब जाके राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद ने बदला, कब वो नस्लीय राष्ट्रवाद ने बदल गया, कब राष्ट्रवाद ने कॉलोनाइजेशन को और इंपीरियलिज्म की सहायता की। ठीक है, तो क्या है कि जब आप इंफॉर्मेशन और आइडिया में अंतर समझेंगे, जैसे कि प्राचीन भारत में एक आइडिया है कि जो लोहे की खोज है या लोहे का जो प्रयोग है कृषि में, उसने नगरीकरण को कहाँ तक बढ़ावा दिया, तो ये एक आइडिया है।
इसके पक्ष में कुछ लोग बात करते हैं, उसके विपक्ष में कुछ लोग बात करते हैं, और सभी पक्ष अपने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप अगर ये देख के कि अरे बाप रे ये तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ये रटना पड़ेगा, एक तो रटना कुछ नहीं होता है, लेट्स बी वेरी क्लियर, रटना इसमें बिल्कुल नहीं पड़ता है। आप जितना रिवाइज करेंगे उतना फायदा है, रटना नहीं होता है इसमें, एटलीस्ट नॉट मोर देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो क्या है कि आप अगर इंफॉर्मेशन से ओवरवेल्म नहीं हो गए, आप डर नहीं गए, और आपने आइडिया पे फोकस रखा कि भाई आइडिया को पकड़ो ना। भाई आप जब 3 घंटे की कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो आप स्टोरी के साथ चलते हैं, आप हर सीन को नहीं याद करते हैं कि इस सीन के बाद क्या हुआ था, उस सीन के बाद क्या हुआ था, किसी सीन में किसने क्या डायलॉग बोला, हीरो के हाथ में कौन सी बंदूक थी, विलन के हाथ में क्या कौन सा हथियार था, ये सब आप इंफॉर्मेशन नहीं देखते हैं इतना, आप कहानी के साथ चलते हैं और उसके हिसाब से जितना जरूरत है उतना इंफॉर्मेशन आप रिटेन करते हैं जब आप सिनेमा से बाहर निकलते हैं। कुछ हद तक ये जो इंफॉर्मेशन और आइडिया का जो तालमेल है, ये इतिहास समझने को बहुत आसान कर देता है, और सिलेबस की जो वास्टनेस है वो भी काफी हद तक घटा देता है। फिर आप क्या एक के बाद एक हाँ टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि आइडिया वही है तो आप समझ बड़ी तेजी से समझेंगे, जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे उसको बड़ी तेजी से आप समझेंगे उसको। फिर चलिए, एक वास्टनेस का हमने देख लिया, ये एक मिसकंसेप्शन को कैसे दूर किया जाए। दूसरा आता है तारीख, कि भाई कुछ लोगों को तारीखों से बहुत डर लगता है कि तारीखें रटनी पड़ेंगी। नहीं रटनी पड़ेंगी। आप पिछले जितने पीछे तक जाना चाहें, आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख लीजिए, मेंस का पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका खराब नहीं होगा इस वजह से कि आपको कोई तारीख याद नहीं है। तारीखों का हो सकता है स्कूल और कॉलेज के लेवल पे जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें बहुत महत्व हो, लेकिन यूपीएससी के स्तर पे तारीखों का महत्व नहीं है। तारीखों का इतना ही महत्व है कि वो आपको एक फ्रेमवर्क देती हैं। भाई ये पता होना कि पानीपत के पहले युद्ध के बाद दूसरा युद्ध हुआ था, काम आता है, इतना तो आप यूजफुल है ही। हाँ, अब ये इतना पता होना कि भाई जो पानीपत का प्रथम युद्ध था कब हुआ था, अब आप बोल दें कि वो 1947 में हुआ था तो दिक्कत हो जाएगी। आप कह दें उसको कि ये तो मतलब 700 ईसा पूर्व में हुआ था तो दिक्कत हो जाएगी, इतना नहीं। बट आपको रीजनेबली याद है कि पानीपत का पहला युद्ध किस दशक में हुआ था या किस सेंचुरी में हुआ था, उतना काफी रहता है। उतनी ही मात्रा में आपको तारीखों की जरूरत है। तारीख जैसे कि होता है ना कि हम हाईवे पे जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो माइलस्टोन आता है साइड में कि जयपुर इतना दूर है, मुंबई इतना दूर है, उतना ही है। माइलस्टोन डेस्टिनेशन नहीं है, माइलस्टोन एक रास्ता दिखाता है कि आप क्या सही रास्ते पर हैं, कि आप सही गति से जा रहे हैं, बस। तारीखों का इतिहास में यूपीएससी के सिलेबस में इतना ही योगदान है। तारीखों से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और आपको जितनी तारीखें याद रहनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में बड़ा डर लगता है आर्टिकल्स को लेके, लेकिन आप बार बार रिवाइज करते हैं पॉलिटी को तो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो याद रह जाते हैं। भाई जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 13 से आ गया, वो याद हो गया 2-4 बार रिवीजन के बाद, फिर वो उसको आपको स्पेसिफिकली रटने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। आपको संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल 368 है, याद है। रिट जुरिस्डिक्शन के लिए आर्टिकल 32 है, याद है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, यही मतलब पढ़ते पढ़ते ही जितना महत्वपूर्ण है उतना याद रह जाता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि मतलब पहले क्या आता है, पहले आर्टिकल 23 में एग्जैक्टली क्या है, 24 में क्या है, ये पता है, लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की कि पता चल बताओ कि आर्टिकल नंबर 113 क्या है, ठीक है। इतना फिर महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जो तारीखें हैं वो आपको याद रह ही जाएंगी। उसके अलावा तीसरी बात जो हमने थोड़ी देर पहले की थी कि इंफॉर्मेशन और आइडिया को कैसे रिकंसाइल किया जाए। हमको इंफॉर्मेशन का प्रयोग करना है आइडियाज को समझने और समझाने के लिए। इसको ऐसे याद रखिए, आइडिया कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इतिहास को समझने के लिए इंफॉर्मेशन से। हाँ, आपके आंसर में अगर एक सफिशिएंट मात्रा में इंफॉर्मेशन होगा तो आंसर थोड़ा अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आप आइडिया पकड़ के समझते हैं, आप क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करने को कहा है, इलेबोरेट करने को कहा है, डिस्कस करने को कहा है, क्या कहा है, अगर आप ये चीज़ें पकड़ के चलते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती है। इंफॉर्मेशन आइडिया को सब्सिडरी है। अगर इन बातों का ध्यान रखें तो मैं समझता हूं कि हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको लेके कुछ ज़्यादा मिसकंसेप्शन नहीं होने चाहिए।
अब आते हैं वाई हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट के फायदे क्या हैं? देखिए, छठी क्लास की एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है कि हिस्ट्री इज पास्ट ऑफ द प्रेजेंट। वर्तमान में जो भी हो रहा है वो कहां से शुरू हुआ, यानी कि उसका कंटेक्स्ट क्या है, ये आपको हिस्ट्री से पता चलता है। और ये जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत फायदा करता है। हम बार बार बात करते हैं कि चीज़ों का लिंक चीज़ों के बीच में लिंक क्या है, इसे समझो। इंटरकनेक्टेडनेस क्या होती है, ये समझा जाए कि कैसे एथिक्स जो है वो इकोनॉमी से लिंक्ड है, कैसे पॉलिटी जो है वो सोशियोलॉजी से लिंक है। इस तरह के इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं बार बार, जिससे क्या होता है कि आप आंसर लिखते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जनरेट कर सकें। लेकिन इन इंटरकनेक्टेडनेस को समझने में हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मान लीजिए क्या मतलब, आज हम जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, ठीक है, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था। कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे उस वक्त जिनके कारण अपनाया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कई सारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसका भी एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था। हिस्ट्री तो है कि हिस्ट्री चीजों को अलग अलग मीडियम्स को एक साथ लेके आती है। मतलब जीएस में इन जनरल आपको बहुत फायदा देता है वो। और इसको मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको इसके लिए, और इस एग्जांपल को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री लेते हैं। कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की समझ आपको जीएस के अलग अलग भागों को समझने में सहायता करती है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन आता है। हम पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं? प्रीएम्बल, सिटीजन टेरिटरी पार्ट 1, फिर पार्ट 2 सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन में एक एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, फिर स्टेट्स, फिर सुप्रीम, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आते हैं। एक ऑर्डर में हम चलते हैं। लेकिन अब यहाँ हिस्ट्री कहाँ से काम आती है? जैसे कि हमने कहा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रीएम्बल से शुरुआत होती है। लेकिन प्रीएम्बल क्यों, कहाँ से आया प्रीएम्बल? दुनिया का जो सबसे पहला प्रीएम्बल है वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के समय, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो ड्राफ्ट किया गया था बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ यूएसए, उन्होंने पहली बार एक प्रीएम्बल लिखा था। ठीक है, हम बात करते हैं सिटीजनशिप की। लेकिन सिटीजनशिप का आइडिया कैसे इवॉल्व हुआ है? पहले के समय में तो भाई एक इंसान सब्जेक्ट होता था कि एक राजा का वो वस्तु है एक तरीके से। लेकिन धीरे धीरे अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच क्रांति और ऐसे कई आधुनिक सुधारों के बाद ये बात समझ में आई कि भाई जो नागरिक है वो सर्वोपरि है, सॉवरेनिटी ऑफ सिटीजन नॉट द किंग। तभी सिटीजनशिप का आइडिया आता है, तभी फंडामेंटल राइट्स का आइडिया आता है, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात है, जो हमारे प्रीएम्बल में भी है। और सबको पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति से उसको लिया गया है। ये सब आइडियाज वहां से आते हैं। राष्ट्रवाद है, ये कहाँ से आता है? राइट, ये उसकी भी एक एक जर्नी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी देश की पॉलिटी कैसे प्रभावित करती है कि भाई हमारा जो संविधान बना, आज़ादी के बाद उस संविधान को लागू किया गया, लेकिन उस समय भारतीय राजनीति या राज्य व्यवस्था की क्या स्थिति थी कि हमको इस प्रकार का संविधान मिला? क्यों हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ इतने सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं? क्यों हमने बात की स्टेट इमरजेंसी की? क्या कारण था? क्यों आज जो हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, भाषाई राज्य हैं, क्या ऐसा हमेशा था? कब मतलब एक उपनिवेशिक सरकार के समय जो राज्य थे, जो प्रांत थे, उन्हें हटाकर भाषाई राज्यों की स्थापना की गई? क्या कंटेक्स्ट था, उसकी हिस्ट्री क्या है? तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं जब हिस्ट्री पढ़ने से आपको पॉलिटी का भी जो बैकग्राउंड पता चलता है, इंटरलिंकेजेस पता चलते हैं। जैसे कि अभी क्या है कि हम देख रहे हैं कि संघीय व्यवस्था को लेके खींचातान
चलती रहती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन क्या सबसे जो एक स्टैंडर्ड मॉडल माना जाए संघीय फेडरल सिस्टम का, वो यूएसए है। लेकिन हमारा सिस्टम एग्जैक्टली वैसा नहीं है, हमारा सिस्टम थोड़ा बहुत उससे अलग है। तो क्या कारण है वो अलग होने के? ऐसा क्या था अमेरिकन सिस्टम में कि अमेरिका इज कॉल्ड द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स? अच्छा, उसमें एक बार सिविल वॉर भी करना पड़ा इस पॉइंट को क्लेरिफाई करने के लिए कि भाई राज्य इनडिस्ट्रक्टिबल तो हैं, लेकिन ये संघ भी इनडिस्ट्रक्टिबल है। ऐसा नहीं कि जो राज्य की जो चाहे मनमाना अलग हो जाएगा। हमारे केस में क्या है? इट्स अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, कि संघ तो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको आप भंग नहीं कर सकते, लेकिन राज्य को भंग किया जा सकता है। क्यों? उसका क्या संदर्भ है? भारत की आजादी में के समय ऐसा क्या हुआ था? राइट? तो क्या होता है कि ऐसे कई इतिहास को पढ़ने लिख से आपको पॉलिटी की कई कंटेक्स्ट मिलते हैं। अच्छा, ये संदर्भ है। क्या हमेशा से राष्ट्रपति अभी जैसे बर्ताव करते हैं एक फिगर हेड की तरह, हमेशा से ऐसे थे? क्या किसी राष्ट्रपति ने प्रयास किया अपने आपको मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे प्रभाव डालने का? तब क्या हुआ? तो ऐसी कई चीजें हैं जो आपको हिस्ट्री से पॉलिटी में काम आती हैं। हिस्ट्री से वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक एरिया है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर गया। एक वर्ड आ रहा था बार बार कि अफगानिस्तान जो है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। क्यों ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स? ग्रेवयार्ड में तो भाई लोगों को दफनाया जाता है, ये एम्पायर ऐसे कौन सी जगह है जहां एम्पायर दफन होते हैं? उसका क्या संदर्भ है? संदर्भ ये है कि एक कुछ हुआ 19वीं सदी में जिसे द ग्रेट गेम कहा गया। पहले ब्रिटेन और रशिया के बीच हुआ, बाद में 20वीं सदी में रशिया और यूएसए के बीच हुआ। हालांकि अभी जो यूएसए विड्रॉ किया, ये कहना मुश्किल है कि यूएसए के सामने कौन था, जो तालिबान मान लेते हैं। तो एक ऐतिहासिक संदर्भ है कि भाई भिन्न भिन्न एम्पायर अफगानिस्तान आए किसी उद्देश्य से, उस उद्देश्य को नहीं पूरा कर सके और हार के चले गए। इसका मॉडर्न हिस्ट्री में एक पैरेलल ये है कि जब अफगान पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट की, आपको पता होगा इसके संदर्भ में 3 अफगान वॉर हुए, है ना? और तीनों के आप उसके बारे में मूवीज वगैरह भी बनती रहती हैं, जैसे कि केसरी नाम से मूवी आई थी कुछ समय पहले। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो इतिहास को समझे बिना समझा जा सकता है। भाई क्या 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 कारण है चीन और जापान के बीच में रिश्ते इतने तीखे हैं? उसको कहीं ना कहीं समझने के लिए आपको वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में क्या हुआ उसे समझना होगा, है ना? तभी उसको आप समझ पाएंगे क्यों जापान उत्सुक है आज के समय में। अभी तो चलिए यूएसए लीड कर रहा है क्वाड को, बट आपको याद होगा कि क्वाड की शुरुआत की थी शिंजो आबे ने, जब वो अभी उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा, इस बार नहीं, जब उसके पहले प्रधानमंत्री थे, बीच में फिर कुछ समय के लिए नहीं थे। तो जब वो पिछली बार प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने क्वाड की अवधारणा रखी थी। भाई ऐसा क्या दिक्कत है उनको? तो थोड़ा देखना पड़ेगा इतिहास में क्या कारण है। अभी इसराइल आप देखते हैं, फिलिस्तीन में, इसराइल पैलेस्टीन एरिया में कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है। तो क्या कारण है उसका? 2 स्टेट सोल्यूशन का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? क्यों अफ्रीका में बार बार अभी पढ़ते हैं आप कि अच्छा अफ्रीका के फला देश में जो है तानाशाही आ गई, लोकतांत्रिक सरकार थी उसे विस्थापित कर दिया गया, तानाशाही आ गई। भाई क्यों ऐसा? क्यों अफ्रीका में क्यों आसान है ये कर पाना और बाकी जगहों पे क्यों नहीं है? डच डिजीज क्या होता है? भाई आपके संसाधन हैं आपके पास, लेकिन आप उस संसाधन का प्रयोग अपने आर्थिक विकास में और अपनी राज्य व्यवस्था को सुधारने में नहीं कर पा रहे हैं। कॉलोनाइजेशन, अफ्रीका का जो उपनिवेशीकरण था और जैसे उसका डीकोलोनाइजेशन हुआ, उसकी क्या खासियत थी कि जिस वजह से अफ्रीका के जो राज्य थे वो चरमराए से रहते हैं हमेशा। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को तो आप बिल्कुल ही नहीं समझ सकते इतिहास को समझे बिना, राइट? तो वहां पे संदर्भ देता है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। आज के समय में कोई भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विशेषज्ञ ऐसा नहीं होगा जो बिना विश्व इतिहास के काम चला सकता है, नहीं संभव है। ठीक है, तो ये आईआर में बड़ा काम देता है ये। सेम इकोनॉमी की बात की जाए तो आज एक वर्ड बड़ा कॉमनली सुनने में आता है न्यूज़पेपर्स में, न्यू लिबरल। न्यू लिबरल इकोनॉमी, ये कहाँ से आई न्यू लिबरल इकोनॉमी? ऐसा क्या हुआ 1970s और 80s में? ऑयल क्राइसिस,
डिमांड शॉक, सप्लाई शॉक, जिसके कारण मॉनेटरी थियरीज आई, कैसे उसमें उसमें कुछ आर्थिक अर्थशास्त्रियों का क्या योगदान है, कुछ राजनेता थे जैसे मार्गरेट थैचर हो गई, रोनाल्ड रेगन हो गए, ऐसे कई कद्दावर नेता हैं विश्व दुनिया के जिन्होंने कुछ योगदान दिया। उससे और पीछे जाएं तो ये भाई ये जॉन मेनार्ड कीन्स की जो कीन्सियन इकोनॉमिक्स थी, अभी कोविड के समय में बार बार लोग कहते हैं कि भाई जो सरकारें हैं वो वित्तीय घाटे के बारे में ना सोचें और खूब पैसा खर्च करें, लोगों को सीधे डायरेक्ट कैश बेनिफिट दें, ताकि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी। लेकिन ये क्या संघर्ष है? एक तरफ कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, इतना आपको कर्ज नहीं, आप इतना कर्ज मत लीजिए क्योंकि आपको कर्ज को चुकाना भी पड़ेगा, इससे क्या होगा कि ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, उससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, आपका वित्तीय घाटा इतना बढ़ जाएगा कि आप अर्थव्यवस्था को ठीक से चला नहीं पाएंगे। ये एक मॉनिटरी धारा है। दूसरी धारा कहती है कि नहीं, आप अभी तो आप खुल के खर्चा कीजिए, कीन्सियन सोच चाहिए। तो ये जो संघर्ष है कीन्सियन सोच के बीच में और मॉनिटरी थिंकिंग के बीच में, ये कहाँ से है? इसकी भी एक हिस्ट्री है। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ से कीन्सियन विचारधारा निकली थी। उसके पहले देखा जाए तो वेल्थ ऑफ नेशंस में कैसे कैपिटलिज्म की बात की। तो अर्थव्यवस्था का भी जो विकास हुआ है, आज जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इतिहास है। और वो इतिहास जो है, वो जब भी आप देखेंगे, डिबेट देखेंगे कि जब चाहे कोई विशेषज्ञ कह रहा हो नहीं अभी आप फिस्कल डेफिसिट के बारे में मत सोचिए, आप खर्च कीजिए, और अगला कहे नहीं नहीं आप ऐसे खर्च नहीं कर सकते। तो ये जब भी आप ये संघर्ष देखते हैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, तो ये कंटेक्स्ट बताओ कि ये संघर्ष की जड़ें कहाँ हैं, क्यों ये संघर्ष शुरू हुआ है, तो आसानी रहती है यहाँ पे। अभी आप देखते हैं, बार बार देखते हैं कि सरकारें एक के बाद एक कोशिश करती रहती हैं, कभी सफल होती हैं कभी विफल होती हैं, कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने की, डिसइन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन ये डिसइन्वेस्टमेंट के पहले इन्वेस्टमेंट कब किया गया, राष्ट्रीयकरण कब किया गया, वो क्या संदर्भ था? क्या उस वक्त जो आर्थिक कारण थे, क्या मात्र मात्र आर्थिक कारण थे या राजनीतिक कारण भी थे? ऐसा क्या था कि भारत ने एक तो प्लान्ड इकोनॉमी की दिशा में कदम उठाया और बाद में एकदम और हार्ड लेफ्ट टर्न लिया? तो या इन चीज़ों में क्या है कि आपको इकोनॉमिक्स की जो समझ है वो काम देती है। आप देखते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में खास करके कृषि में इतनी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं हमेशा इस प्रकार की नहीं थी। पहले समस्याओं का प्रकार कुछ और था, फिर हरित क्रांति हुई, समस्याओं का प्रकार बदला। तो ये कंटेक्स्ट है, ये आपको हिस्ट्री से मिलता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। फिर आप चाहे आप सोशियोलॉजी की बात कर लें, भाई सोशियोलॉजी में क्या है, आप जेंडर रिलेशंस को पढ़ते हैं, आप क्लास रिलेशंस को पढ़ते हैं। अब जब तक आप कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, जैसे वो औद्योगिक क्रांति के बाद कार्ल मार्क्स ने जो दुनिया की सिर्फ एक आध मुद्दों की नहीं, एक उन्होंने प्रॉपर एक डिस्पोजिशन है उनका कि कैसे अलग अलग इश्यूज को समझाते हैं, कैसे ऐतिहासिक परिवर्तनों को समझाते हैं, कैसे विभिन्न क्लास और वर्गों के बीच जो संबंध होते हैं उनको समझाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सोशियोलॉजी में काम आती हैं। हिस्ट्री में ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, आंसर राइटिंग में जेंडर रिलेशंस हैं। अब विदाउट जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, इतिहास लेखन की जो फेमिनिस्ट विचारधारा है जो हिस्ट्री में मिलती है, उसके बिना मतलब जो आधुनिक समय में जेंडर रिलेशंस को समझना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान है, जिसके कारण जो तुरंत स्वतंत्रता के तुरंत बाद संविधान लिखा गया, उसमें उनके कैसे अधिकार आए। अभी आजकल हम बहुत बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, लेकिन उसका क्या संदर्भ है, उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, कैसे अंग्रेजों के शासनकाल के दरमियान इसके बारे में आंदोलन हुए और उसके मूवमेंट के एंटी मूवमेंट हुए, और कैसे उसके बाद आज़ादी के बाद क्या कदम उठाए गए, क्या समस्याएं आई। तो ये सब चीज़ें सोशियोलॉजी में भी आपको काम आती हैं। ठीक है, अब सोशियोलॉजी में नगरीकरण है, ठीक है, गरीबी है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। अब नगरीकरण का भी एक इतिहास है, प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि नगरीकरण को समझना, जो नगरीकरण और अर्बनाइजेशन और डी अर्बनाइजेशन के अलग अलग फेजेस हैं उनको समझना। तो वो समझ आपको यहाँ काम देती है कि अच्छा नगरीकरण के लिए क्या सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं, क्या होता है तो कि जिससे नगरीकरण को नुकसान पहुंचने लगता है। तो ऐसे कई तरीके से आपको सोशियोलॉजी में भी काम आता है। और ऑब्वियसली जो ऐसे है, ऐसे तो कहते ही है ना कि इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप पहले कंटेक्स्ट दो, आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दो,
वो तो सीधा लिंक है उससे कि भाई कोई भी इशू को आप समझें, उसको हिस्ट्री से लिंक करें। एथिक्स है, एथिक्स में आपको कितने सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री आपको एथिक्स समझने, भाई एथिक्स की भी तो हिस्ट्री है। अब जो हम बात करते हैं यूटिलिटेरियन विचारधारा की, उपयोगितावाद की, या ड्यूटी एथिक्स की जिसमें इमैनुअल कांत आते हैं, तो जो यूटिलिटेरियन थिंकर थे जेरेमी बेंथम या जॉन स्टुअर्ट मिल, या आपकी डियोंटोलॉजी में जो आते हैं इमैनुअल कांत, रूसो, इस तरह के लोग, तो ये विश्व इतिहास की बहुत कद्दावर व्यक्ति हैं। और जब आप समझेंगे कि इन्होंने किस संदर्भ में ये विचारधाराएं दी कि जो यूटिलिटेरियन थिंकिंग है वो एक औद्योगिकृत समाज में कैसे महत्वपूर्ण था, कैसे उसने पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को शेप किया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से मतलब उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पैक्ट भी किया और उससे इम्पैक्टेड भी हुआ, फिर कैसे उसको काउंटर किया गया डियोंटोलॉजी में। तो क्या है कि आपको एथिक्स का भी एक कंटेक्स्ट मिलता है, भाई गवर्नेंस का भी एक कंटेक्स्ट है। आप जब भी एथिक्स का टॉपिक उठाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे कि फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एक टॉपिक है उसमें, तो शुरू करते हैं हम भाई प्राचीन पश्चिम में क्या जो उसका फिलोसॉफिकल बेसिस है, क्या दार्शनिक उसका आधार है, उसमें हम बात करते हैं प्लेटो की, अरिस्टोटल की। हालांकि वो हिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या है कि हिस्ट्री की नॉलेज वहाँ फायदे में आ जाती है आपको। यहाँ हम भारत में बात करते हैं चाणक्य की, कि चाणक्य ने कैसे गवर्नेंस, राज्य व्यवस्था का अपनी विचारधाराएं दी आपको। कई सारे ग्रंथ, गांधी की जो राज्य व्यवस्था की विचारधारा है, और कई नीति शास्त्र से विचारधाराएं हैं, ये सब आपको वहाँ जानने मिलती है। तो हिस्ट्री का एथिक्स में भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कहने का देखिए, कहने का मतलब ये कि आपको आंसर राइटिंग करते वक्त, चाहे ऑप्शनल हो, जीएस हो, ऐसे हो, पॉइंट्स जनरेट करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जनरेट करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट करने होते हैं। वो तब होता है जब आप सिलेबस के अलग अलग एरिया को समझें और उनका एक दूसरे से लिंक समझें। ठीक है, अर्थव्यवस्था का गरीबी से क्या लिंक है, पॉवर्टी, जो पेपर 1 में आ सकता है, पेपर 2 में आ सकता है। एथिक्स का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिंक है, ठीक है। ज्योग्राफी का आपकी इंटरनल सिक्योरिटी से क्या लिंक है। तो जब भी आपको ये इंटरकनेक्टेडनेस समझना होता है ना, तो वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपको हिस्ट्री का आधार, क्योंकि लिंक समझने के लिए हिस्ट्री जैसा आपको कंटिन्यूटी देगा, हर चीज़ों का कंटेक्स्ट समझाएगा, वैसा शायद कोई सब्जेक्ट ना कर पाए। ठीक है, कोई सब्जेक्ट आप कोई जीएस में आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले आता है कि फटाफट बताया जाता है कि कोलोनाइजेशन के समय में कैसे कैसे एक एक करके लॉ आए। पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट आए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलग अलग प्रकार के आए। लेकिन उनका संदर्भ है, भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किस संदर्भ में आया था, वो संदर्भ चार्टर एक्ट ऑफ 1861 से बहुत अलग था, उसकी हिस्ट्री अलग है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत अलग है, अलग कंटेक्स्ट में आया था। और इन सबों के आधार पर जो भारतीय संविधान बना, उसमें जो इतनी सारी दुनिया भर के संविधानों से बातें ली गई हैं, उन बातों की उत्पत्ति कैसे हुई, भाई जो सॉवरेनिटी ऑफ सिटीजन है, जो प्रीएम्बल का आइडिया है, जो फंडामेंटल राइट्स का आइडिया है, ये सब कहाँ से आए। तो इतिहास क्या है, आपको हर चीज़ों का कंटेक्स्ट देता है। 2020 के ऐसे के पेपर में एक टॉपिक था कि टेक्नोलॉजी इज दी साइलेंट फैक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आप इतिहास को समझे बिना कि इतिहास में कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी ने इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्पैक्ट किया, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में इतिहास की समझ। चाहे इकोनॉमी हो, इकोनॉमी में जो अलग अलग प्रकार की आर्थिक विचारधाराएं हैं, ठीक है, गरीबी रेखा तय करना हुआ, भाई कैसे भारत में सबसे पहले किसने प्रयास किया गरीबी रेखा तय करने का, है ना। एक जो मॉडरेट विचारधारा के इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा उनको खोजने का, पारसी व्यक्ति थे। उन्होंने इंग्लैंड में चुनाव भी लड़ा, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हर चीज़ों का कंटेक्स्ट है, चाहे आप सोशियोलॉजी में कंटेक्स्ट ढूंढें कि भाई आज के समय में जो हम वर्ग व्यवस्था की बात करते हैं कि मध्यम वर्ग, बड़ी आसानी से वर्ड कहा जाता है कि वर्किंग क्लास हो गया, निम्न मध्यम वर्ग हो गया। ये क्या है, मध्यम वर्ग क्या है, जिसको इंग्लिश में बुर्जुआजी या मिडिल क्लास बोलते हैं, कहाँ से आया ये औद्योगिक क्रांति के बाद आया। इसकी क्या विशेषताएं हैं,
इसकी क्या महत्वाकांक्षा है, ये किस प्रकार से देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और उसके मूल्यों को बदलना चाहता है, ये सब आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में मिलता है, राइट। ज्योग्राफी में हिस्ट्री से लिंक है कि भाई अदर इट इज अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि रोल ऑफ आयरन इन अर्बनाइजेशन, कि लोहे का क्या कृषि अधिशेष में क्या योगदान है और कृषि अधिशेष के द्वारा नगरीकरण में क्या योगदान है, कि भाई भारत की भौगोलिक संरचना में ऐसा क्या है कि यहाँ बार बार जो है उत्तर पश्चिम से आक्रमण हुए ना। ऐसी कई चीज़ें हैं कि ज्योग्राफी का हिस्ट्री से लिंक है ऑब्वियसली। जो गंगा घाटी है उसका भारत के इतिहास में क्या योगदान है, और इतिहास ने कैसे गंगा घाटी की टोपोग्राफी को चेंज किया है। एथिक्स में हमने बात की कि जो थिंकर्स एंड थॉट्स हैं या जो फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस है, इन चीज़ों में कई जगहों पे एथिक्स, भाई व्हाट इज़ मोरल, मतलब नैतिक और अनैतिक क्या है, इसकी भी तो इतिहास समय के साथ जो पैरामीटर्स हैं वो बदले हैं, वो बदलाव किन कारणों से आते हैं। तो इन सब हिस्ट्री का क्या है कि आपको इतने सारे लिंकेजेस फॉर्म कर देता है, आपको इतने सारे नए आइडिया देता है कि आपको अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ये आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, एक मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट बन जाता है, नॉट ओनली इन हिस्ट्री बट इन अदर जीएस सिलेबसेस ऑल्सो। ओके, तो मेरे ख्याल से ये मेरे इस लेक्चर का पर्पस था कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट से थोड़ा परिचय कराना। देखिए वास्ट है लेकिन स्पेसिफिक है, क्लियरली दिया हुआ है कि आपको अगर गुप्ता एरा से पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, किन मुद्दों पे पूछेंगे, आपको अगर फ्रांस की क्रांति से पूछ सकते हैं तो क्या पूछ सकते हैं, आपका अगर उसमें इंटरेस्ट है एक नागरिक के तौर पे, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जो भारत की संस्कृति और सिविलाइजेशन और दुनिया को समझना चाहता है, अगर आप समझते हैं कि ज़्यादा आइडियाज़ को समझने, समझाने और लिखने के लिए इन्फॉर्मेशन का कैसे प्रयोग करना है, मतलब इन्फॉर्मेशन में डूब नहीं जाना है कि अरे इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना डेटा है, मैं थक गया, नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करना है। तो अगर इन छोटी मोटी बातों को समझते हैं तो हिस्ट्री एक बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली इसमें अगर आप आपके मेंटर से, आपके टीचर से संपर्क में रहते हैं, रेगुलरली आंसर राइटिंग करेंगे, उसको उस पे आपको जो भी फीडबैक मिलता है उस फीडबैक को अगर आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और उसको अपने आंसर में उतारें, तो आपकी सिर्फ वैकल्पिक विषय की नहीं, आपकी जीएस और ऐसे में भी जो है समझ जो आपकी वो बढ़ेगी, ठीक है। और ऐसे में अगर टीचर ऐसा हो जो खुद बहुत पढ़ने का शौकीन हो, नए नए आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करता हो अपने पढ़ाई में, अपने अपने पढ़ाने में, अपने नोट्स में, तो वो क्या है कि वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और इन्हीं कारणों से मैं समझता हूँ कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। इसमें मणिकांत सर का भी और द स्टडी इंस्टीट्यूट का भी बड़ा रोल है। जैसे वो नए नए आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं, कभी मुलाकात हो जाए चाहे आंसर दिखाने के लिए या किसी काम से, तो पता बात हो गई कि अच्छा ये हमने अभी ऐसा पढ़ा, इसमें नया आइडिया था, तुम इसका प्रयोग कर सकते हो कहीं आंसर लिखने में, कि कहीं उन्होंने कुछ लिखवा दिया, कुछ बता दिया। तो क्या है कि आप सब्जेक्ट चुनिए और आप टीचर के साथ संपर्क में रहिए, ठीक है। रेगुलरली आंसर राइटिंग कीजिए, बात कीजिए, आपके जो डाउट क्लियरेंस क्लासेस होते हैं उनमें आप उपस्थित रहिए, अच्छे क्वेश्चन फॉर्म कीजिए, अच्छा आंसर मिलेगा, इस तरह की चीज़ें। तो ये इससे क्या है कि आपको एक अच्छा सब्जेक्ट और एक अच्छा टीचर, ये दो बहुत फ़ायदे की चीज़ हैं और यूपीएससी की जर्नी में आपको काफ़ी सफलता के लिए आसानी कर देते हैं। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो रैप अप करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।